हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम केवीएस पेडागोजी के अपने नेक्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं। और जो मुझे पहली बार अभी देख रहे हैं, इन केस इफ एनीवन हु इज़ वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे केवीएस 2025 के लिए जो आपका पेडागोजी का सिलेबस है फॉर पीआरटी 60 मार्क्स एंड टीजीटी पीजीटी 40 मार्क्स, वो मैं अपने चैनल पे यहाँ पे वीडियोस के माध्यम से करवा रही हूँ। एंड ये जो आप आज की जो वीडियो देखेंगे, ये हमारा आज यूनिट नंबर 2 है एंड हमने यूनिट 1 ऑलरेडी कर लिया है। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं, जैसे ये 40 मार्क्स का जो होता है ये आपका टीजीटी पीजीटी में सिलेबस आता है एंड जो आपका पीआरटी का है वो आपका 60 मार्क्स का आता है। सिलेबस आपको यही सब कुछ पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे टॉपिक 1 जो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो आपका यूनिट 1 है, वो हम ये फिनिश कर चुके हैं। इसमें केवल आपका ये वाला टॉपिक अभी रह गया है, डेविएशंस जो है इसका टॉपिक, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ करवानी है, बाकी ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसके आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड इसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग बिहेवियरिज्म। तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं अपना यूनिट 2 का जो चैप्टर 1 कर रहे हैं, इसके अंदर आज हम बिहेवियरिज्म को करेंगे, फिर हम सेकंड चैप्टर में कॉग्निटिज्म करेंगे एंड थर्ड चैप्टर में हम कंस्ट्रक्टिविज्म करेंगे। इस तरह से 3 वीडियो में ये कवर होगा। क्यों होगा 3 वीडियो में? क्योंकि देखो, मैं चाहूँ तो एक वीडियो में शॉर्ट में करा सकती हूँ, लेकिन शॉर्ट करने का फ़ायदा नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, टीचिंग मेथड, एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, पावर, ये सब आपको पढ़ना है बिहेवियरिज्म के पर्सपेक्टिव में, कॉग्निटिज्म के पर्सपेक्टिव में एंड कंस्ट्रक्टिविज्म के पर्सपेक्टिव में कैसे कैसे होता है। इसीलिए टाइम लगेगा चैप्टर को पूरा करवाने में। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। आज हम बिहेवियरिज्म को करेंगे और बिहेवियरिज्म करने से पहले कुछ बेसिक जो आपकी लर्निंग थियरीज होती हैं उसके बारे में जस्ट बेसिक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो जब हम बात करते हैं व्यवहारवाद की, तो व्यवहारवाद में जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि केवल आप ऑब्जेक्टिव पहलुओं पे फोकस करते हैं। हम जो भी व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है और ये मानते हैं कि जो भी हमारा व्यवहार होता है वो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, यानी हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे बिहेवियर में। हम कैसे सीख रहे हैं इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे वातावरण पे पड़ता है। तो ये पर्यावरण याद रखना, वस्तुनिष्ठता याद रखना जो बिहेवियरिज्म में होती है। कॉग्निटिज्म की अगर हम बात करें, जो हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो ये बेसिकली व्यवहार से परे जाकर मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसमें हमारे मेंटल कॉग्निशन, जैसे समझना, सोचना, याद रखना, रीजन करना, समस्या समाधान करना, वो चीज़ें यहाँ आ जाती हैं और यहाँ पर हम मस्तिष्क के कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा क्या है? कॉग्निटिविज्म। थर्ड क्या था? हमारा निर्माणवाद। कंस्ट्रक्टिविज्म किस चीज़ को फोकस करता है? ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग को क्या मानता है? सक्रिय मानता है। और कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि छात्र अपने अनुभवों और पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचारों और अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली कहता है कि जो भी एक बच्चे की लर्निंग होती है वो लर्निंग कैसे होती है, जो उसका प्रीवियस नॉलेज था और प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे जो भी वो न्यू नॉलेज लेता है, यही कंस्ट्रक्टिविज्म है। यानी पुराने ज्ञान के आधार पे जब नए ज्ञान को बनाया जाए, कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो ये बेसिक बात है। आज हम लोग बिहेवियरिज्म को बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, सारी चीज़ें, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट्स, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। देखो, व्यवहारवाद की जब हम बात करते हैं तो व्यवहारवाद, जिसे हम बिहेवियरल साइकोलॉजी भी कहते हैं, अधिगम का एक सिद्धांत है जो कि यह मानता है कि सभी व्यवहार कंडीशनिंग के माध्यम से सीखे जाते हैं। किसके माध्यम से सीखे जाते हैं? कंडीशनिंग के माध्यम से। अब ये कंडीशनिंग कैसे होती है? हमारे पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से होती है। सिंपल सी बात है कि कंडीशनिंग कैसे होती है ये हम डिस्कस करते हैं। कि ये जो कहते हैं कि हम जो कंडीशनिंग कर रहे हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट से कर रहे हैं। तो व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जो भी हमारे वातावरण में जो भी हमारे स्टिमुलस होते हैं उसके प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स है वही कंडीशनिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशनिंग की बात करूँ, ठीक है, अनुबंधन, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? अनुबंधन बोल देते हैं। तो जो आपका अनुबंधन होता है या जो कंडीशनिंग होता है, कंडीशनिंग आपका क्या है कि कोई भी स्टिमुलस होता है और उसके प्रति जो भी आप रिस्पॉन्स करते हैं यही हमारा अनुबंधन है। और ऐसे ही हम सीखते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट में, हम अपने वातावरण में क्या करते हैं? हमारे वातावरण में जो भी स्टिमुलस होता है, जो भी हमें प्रभावित करता है, उसके प्रति हम कोई अनुक्रिया करते हैं।
यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं, परस्पर यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं। हमारे सामने कोई स्टिमुलस था, उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आपके सामने स्टिमुलस है कि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, या आपको मार्क्स लाना है, या फिर आपको जॉब चाहिए, तो दिस इज योर स्टिमुलस। एंड उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सेस कर रहे हैं, आप अनुक्रियाएं करते हैं। तो यही हम वातावरण के साथ जब स्टिमुलस रिस्पॉन्स आपस में एक संबंध बनाते हैं, ये एक एसोसिएशन बनाते हैं, इसी से हमारी अधिगम या लर्निंग होती है। और ये व्यवहारवादी इसको मानते हैं कि हमारी लर्निंग ऐसे होती है, ठीक है। उसके बाद इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहार का अध्ययन क्या होता है, यहाँ पे व्यवस्थित होता है। तो याद रखिएगा, व्यवहार का अध्ययन बहुत सिस्टमैटिक होता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो व्यवहार को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और व्यवहारवाद केवल प्रेक्षणीय व्यवहार को महत्व देता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद कहता है कि जो आप देख सकते हो, जो आपके सामने है, उसी को ये फोकस करेगा। ये बहुत ज़्यादा अनुवांशिकता या हेरिडिटी या फिर हमारे जो जीन्स से हम ट्रेट लेकर के आए हैं, या हमारे जो मेंटल कॉग्निशन है, मेंटल कॉग्निशन पे फोकस ये नहीं करता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते अब हम व्यवहारवाद के इतिहास की बात करें तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको माना जाता है, जॉन वॉटसन को माना जाता है। तो 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना जॉन वॉटसन के द्वारा की गई थी, और इनका एक पेपर था जिसका नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज। इसी से इन्होंने इस व्यवहारवाद की बात इसके अंदर की, और तब से इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म माना जाता है। और इनका एक बड़ा फेमस सा कथन है कि गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स वेल इन्फॉर्म्ड, आई विल गारंटी टू ट्रेन हिम टू बिकम एनी टाइप ऑफ और एनी शेप। यानी ये कहते हैं कि मुझे एक दर्जन बच्चे दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। तो ये इन्होंने जब ये बोला, तो देखो इनका मूल विश्वास क्या था कि अगर आप मुझे कोई बेबीज दे देंगे, मैं उनको किसी भी आकार में ढाल दूंगा। यानी कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं कि जो भी हमारा लर्निंग होता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस का परिणाम होता है, हमारे एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है उस पर। और इसमें बेसिकली अगर हम बात करें 1920 से लेकर के जो 1950 का दशक था, उसके अंदर व्यवहारवाद सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बन गया था उस टाइम पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो लर्निंग कैसे होती है व्यवहारवादियों के अनुसार, वो हम बात करेंगे। तो व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम तब होता है जब किसी विशेष उत्तेजना के प्रति किसी विशेष प्रतिक्रिया को बार बार दोहराया जाए। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई विशेष प्रतिक्रिया है, कोई विशेष उत्तेजना है, यानी कि जो आपका स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस क्या है, वातावरण की कोई भी चीज़ जो आपको प्रभावित कर रही है वो आपका स्टिमुलस है, उसके प्रति जो आप रिस्पॉन्स करते हैं वो आपकी प्रतिक्रिया हो गई। तो जब हम किसी भी स्टिमुलस के प्रति कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं तो उससे बार बार दोहराए जाने पे हमारा जो परिणाम आता है उससे हम सीखते हैं। यानी अगर किसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को करके अगर सकारात्मक आपको वहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है या पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, आप उस काम को बार बार करेंगे। अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो आप उस काम को छोड़ देंगे। तो इसी को हम कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसी से हम सीखते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना क्या है, जब हम कंडीशनिंग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट थियरी आती है व्यवहारवादियों के अनुसार। एक है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव का, जिन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था, और एक था ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर का था, ठीक है, वो वाला। तो अगर हम यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो डॉग पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और आप देखेंगे ये एक स्टिमुलस था, बेल की साउंड सुन करके जो लार आना, जो मतलब बेसिकली जो फूड था, ये आपका नेचुरल स्टिमुलस था, ठीक है, जिसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। तो ये आपका कंडीशनल स्टिमुलस था, ये आपका अनकंडीशनल यूसीएस था, ठीक है, यूसीएस यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस था। जो नेचुरल होता है उसको अनकंडीशनल बोलते हैं। और जो बेल जो था वो न्यूट्रल था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो सलाइवा सिक्रीट हुआ वो आप देखेंगे कंडीशनिंग की वजह से हुआ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की वजह से हुआ। इसी तरह जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग था कि अगर किसी काम को करके रिवॉर्ड मिलता है तो हम उसको बार बार करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्किनर की थ्योरी थी। फिर आगे बढ़ते अब देखो यहाँ पे लिखा है कि विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग। अगर हम व्यवहारवाद की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभाव डालते हैं व्यवहारवाद में। तो व्यवहारवाद में सीखने पर कई कारक प्रभाव डालते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है वो क्या है, एनवायरनमेंट।
जो पर्यावरण होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है व्यवहारवादियों के अनुसार। और स्टिमुलस एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, इसकी वजह से हमारा जो लर्निंग है वो होता है, ठीक है। एंड रीइंफोर्समेंट, याद रखिएगा कि रीइंफोर्समेंट, अगर किसी बच्चे को कोई किसी काम को करके रिवॉर्ड मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा के दौरान छात्र को सही प्रतिक्रिया देने के लिए सही उत्तेजनाएं और परिणाम प्रदान किया जाए। अब व्यवहारवादी कहते हैं कि अगर आपको बच्चों से सही प्रतिक्रिया चाहिए तो यहाँ पे उत्तेजनाएं भी आपको उस तरह से देनी चाहिए। सपोज अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स, आप चाहते हैं कि उसके मार्क्स अच्छे आ जाएं, ठीक है, तो वो जो रिस्पॉन्स आप चाहते हैं उसको, उस रिस्पॉन्स को प्राप्त करने के लिए आपको स्टिमुलस भी कुछ ऐसा देना पड़ेगा। हो सकता है आप उसको कोई गिफ्ट देने की बात करें, तो जिस वजह से वो सीखेगा। तो स्टिमुलस जितना स्ट्रांग होगा, रिस्पॉन्स भी उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही प्रभावी होगा, ये व्यवहारवादी बोलते हैं। फिर आता है कि रोल ऑफ मेमोरी क्या होता है। व्यवहारवादी के अनुसार जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी का रोल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पे अधिक महत्व मेमोरी को नहीं दिया जाता है व्यवहारवादी में। किसको महत्व दिया जाएगा? आदतों के अधिग्रहण को, यानी हैबिट फॉर्मेशन को। हैबिट फॉर्मेशन की बात सबसे ज़्यादा की जाती है कि जो भी आप सीखते हैं वो बार बार रिपीट करके, बार बार हम क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के प्रति जो अनुक्रिया, हम किसी भी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया कर रहे हैं, इसको बार बार जब दोहराया जाता है तो इससे क्या होती है, एक हैबिट आती है, ठीक है। जैसे थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिए, उसने बार बार उस काम को किया। डॉग वाला एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, बार बार उसको वो जो स्टिमुलस है वो उसके सामने लाया गया, डॉग के सामने बार बार अनुक्रिया करवाई गई उससे। तो यानी कि यहाँ पे हैबिट फॉर्मेशन को फोकस किया जाता है। तो व्यवहारवाद के अनुसार भूलने का कारण यह है कि प्रतिक्रिया को अभ्यास या फिर पुनरावलोकन के बिना समय के साथ उपयोग नहीं किया गया। इसीलिए समय समय पर अभ्यास और समीक्षा की आवश्यकता होती है ताकि छात्र अपनी प्रतिक्रियाओं को बनाए रखे और सही समय पर सही प्रतिक्रिया दे सके। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे ये लोग अभ्यास को फोकस ज़्यादा करते हैं। तो व्यवहारवादियों के अनुसार अगर किसी भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को ना दोहराया जाए बार बार, तो वहाँ पे भूलने की स्थिति हो जाती है। तो ये फोकस करते हैं कि जो भी आपका स्टिमुलस है या रिस्पॉन्स जो हम कर रहे हैं, जो हमारी कंडीशनिंग हो रही है, उसको बार बार दोहराए। हम बार बार अभ्यास करेंगे तभी हम यहाँ पे सीखेंगे। यानी हैबिट फॉर्मेशन को फोकस यहाँ पे ये लोग करते हैं, मेमोरी का रोल नहीं होता है। फिर उसके बाद शिक्षक की भूमिका अगर हम बात करें कि व्यवहारवादी के अनुसार रोल ऑफ टीचर क्या है, तो शिक्षक की भूमिका याद रखना कि उत्तेजना नियंत्रक की भूमिका होती है। यानी कि स्टिमुलस को नियंत्रित करता है टीचर। अब मान लो कि मैं कोई स्टिमुलस बच्चों को देना चाहती हूँ, मैं मान लो बच्चों को चॉकलेट दूंगी ताकि वो होमवर्क करें, या मैं उनको अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स दे दूंगी। तो यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, उत्तेजना को नियंत्रित कर रही हूँ। यानी स्टिमुलस को प्रदान करने वाला टीचर होता है यहाँ पे, ठीक है। और टीचर जो है सीखने के वातावरण को क्या करता है, इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि छात्र में विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न हो। यानी कि जो टीचर है उसका काम है कि ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा वातावरण अपनी क्लास में बनाए जिससे कि बच्चे उसमें सीखें, ठीक है। तो लर्निंग के लिए टीचर क्या करता है, एक वातावरण को प्रदान करता है। टीचर का रोल यहाँ बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। तो पहला देखो, शिक्षक की जिम्मेदारियां इसमें क्या होती है। पहला है कि उत्तेजना प्रतिक्रिया प्रबंधन करता है टीचर। यानी बच्चों के लिए कोई भी स्टिमुलस को देना यहाँ पे टीचर का काम होता है, ठीक है। जैसे शिक्षक उत्तेजना के प्रमुख स्रोत होते हैं। उदाहरण के लिए अब एक उदाहरण है कि जब नया विषय प्रस्तुत किया जाता है तो शिक्षक एक प्रदर्शन दे सकता है, जिसके बाद वो कुछ सवाल पूछे जाते हैं ताकि छात्रों को एक विशिष्ट उत्तर या व्यवहार की ओर मार्गदर्शन किया जा सके। जब छात्र प्रतिक्रिया देते हैं तो उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से रीइंफोर्स किया जाता है। तो देखो आप यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, स्टिमुलस दे रहा है कि उसको कुछ पढ़ाना है, उसको कुछ सिखाना है, तो वो पहले कोई चार्ट दिखा देगा या कोई भी वहाँ पे वो प्रदर्शन पहले कर सकता है ताकि बच्चों से वो उत्तर निकलवा सके। तो शिक्षक क्या कर रहा है कि एनवायरनमेंट को सेट कर रहा है, उत्तेजनाओं को सेट कर रहा है। दूसरा क्या है, प्रोत्साहन और सजा। यहाँ पे टीचर का काम होता है रीइंफोर्समेंट देना एंड पनिशमेंट देना। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी हमारा यहाँ पे रीइंफोर्समेंट होता है, याद रखना टीचर क्या करता है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों को यूज करता है। तो रीइंफोर्समेंट बेसिकली किसी भी व्यवहार को
किसी भी व्यवहार को बढ़ाने में किया जाता है, किसी भी व्यवहार को बढ़ाने के लिए या किसी भी व्यवहार को आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट हम करते हैं। एंड पनिशमेंट का यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी व्यवहार को हटाने के लिए या फिर किसी भी व्यवहार को कम करने के लिए। कोई ऐसा व्यवहार है जो डिज़ायर्ड नहीं है, ठीक है, कोई डिज़ायर्ड बिहेवियर नहीं है, या आप चाहते हैं कि वो व्यवहार बच्चे ना करें, तो हम पनिशमेंट भी यूज़ करते हैं। रीइंफोर्समेंट का यूज़ हम व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए, उसको रीइंफोर्स करने के लिए करते हैं। पनिशमेंट का यूज़ उसको कम करने के लिए, हटाने के लिए किया जाता है गलत व्यवहारों को। तो टीचर का काम होता है कि यहाँ पे वो प्रोत्साहन भी दे, जैसे कि प्रशंसा, पुरस्कार, अंक क्या है, ये आपके रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरे और नकारात्मक प्रोत्साहन भी होता है कि अनचाहे उत्तेजना को हटाना। रीइंफोर्समेंट में भी दो टाइप होते हैं कि उत्तेजना को हटा दिया, कोई प्रॉब्लम है उसको आपने हटाया, बैरियर को हटा दिया, तो वो नकारात्मक आपकी उत्तेजना है जो आप हटा रहे हैं बच्चों की लर्निंग को अच्छा करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सज़ा जो होता है वो व्यवहार, अवांछित व्यवहार जो है हमारे, जो हम नहीं चाहते हैं, उनको हटाने के लिए बेसिकली हम सज़ा का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद टीचर का थर्ड यहाँ पे रोल क्या है? सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करता है टीचर। शिक्षक को स्पष्ट मापनीय सीखने के उद्देश्यों को स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है। वे कार्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ते हैं और इस चरण के मास्टर होने पर छात्र का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि टीचर क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करता है कि भाई ये इतना इतना करना है। किसी भी काम को टीचर चरणों में बांटता है और बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे उसमें मास्टरी कर लें, ठीक है। बच्चे क्या करें? उसमें मास्टरी हासिल कर सके, मास्टर हो जाएं। जैसे गणित की कक्षा में शिक्षक पहले छात्रों को एकल अंक वाली संख्याओं को जोड़ने की क्षमता को सुदृढ़ करेगा, उसको स्ट्रांग बनवाता है बच्चों से, फिर उनको अभ्यास करवाता है। तो आप देखेंगे कि टीचर के कितने सारे रोल है। टीचर अभ्यास करवा रहा है, जो सुदृढ़ कर रहा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स को, सजा और पुरस्कार, प्रशंसा का यूज कर रहा है, उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध को भी बना रहा है। ये रोल ऑफ टीचर है। उसके अलावा प्रतिक्रिया, फीडबैक देता है टीचर। तो प्रतिक्रिया जो होता है वो व्यवहार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और शिक्षक जो है वो बच्चों के कार्यों में प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। उनको सुदृढ़ करने के लिए टीचर यहाँ पे बच्चों को मार्गदर्शन करता है। और संरचित वातावरण होता है, यानी शिक्षक जो है कैसा वातावरण बनाता है? बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पे? बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। और टीचर, यहाँ पे अगर हम टीचर का रोल देखें तो टीचर जो है वो क्या है? एक्टिव है। टीचर एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे वो सभी पैसिव होते हैं, पैसिव लर्नर्स होते हैं, ठीक है। टीचर एक्टिव है, बच्चे पैसिव है। दिनचर्या, उद्देश्य, कार्यक्रम सब कुछ टीचर निर्धारित करता है। तो व्यवहारवाद में यहाँ पे टीचर का रोल बहुत सबसे मुख्य यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी की भूमिका अगर हम देखें तो विद्यार्थी जो है छात्र को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में माना जाता है। यानी कि बच्चे क्या है यहाँ पे? पैसिव हैं, पैसिव होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा निष्क्रिय प्राप्त करता है, पैसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज होते हैं, ठीक है। एंड पहला देखो यहाँ पे उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे का पहला काम क्या है कि जो भी स्टिमुलस है उसके प्रति क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं बच्चे। यह प्रतिक्रिया सही उत्तर देने, व्यवहार करने, कार्य को पूरा करने के रूप में हो सकती है। तो व्यवहारवाद मानता है कि विद्यार्थियों का व्यवहार उत्तेजनाओं के साथ बार बार संपर्क करने के बाद होता है। मतलब वही है, व्यवहारवादी कहते हैं कि जो भी हमारा स्टिमुलस है उसके साथ बार बार जब हम यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे या संपर्क बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, तभी हमारा रिस्पॉन्स वहाँ पे आएगा। तो बच्चों का मेन काम क्या है कि जो भी स्टिमुलस है उसके प्रति क्या करना? रिस्पॉन्स को बनाना। उसके बाद दूसरा बच्चों का रोल क्या है? कंडीशनिंग और लर्निंग। यानी सीखना जो है वो शर्तबद्धता की प्रक्रिया है, यानी इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग, ठीक है। जैसे हमने बोला कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के प्रति बीच में क्या हो रहा है? एक कंडीशनिंग होती है, एक अनुबंधन होता है, संपर्क बनाना, बार बार उस चीज़ को करना। जैसे डॉग ने क्या किया? डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में बेल के साथ और जो उसका सलाइवा सिक्रीट हुआ उसके बीच में एक संबंध बनाया गया बार बार प्रैक्टिस करके या सामने फूड के साथ उसको रिलेट करवा के। तो ये चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं कि बच्चों को कंडीशनिंग करवाते हैं, सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद बच्चे जो है वो रीइंफोर्स्ड बिहेवियर करते हैं। तो तीसरा बच्चों का रोल है यहाँ पे स्टूडेंट्स का कि विद्यार्थी व्यवहार बाहरी पुरस्कारों के माध्यम से सुदृढ़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सक्रिय रूप से भाग लेते हैं कक्षा में और उनके व्यवहारों को जो है प्रेरित किया जाता है। फिर सीमित संज्ञानात्मक संलिप्तता यानी लिमिटेड कॉग्निटिव एंगेजमेंट होती है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव तरीके से नहीं सीखते हैं। तो व्यवहारवाद विद्यार्थियों के आंतरिक विचार प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देता है। आंतरिक विचार, वो क्या सोच रहा है इंटरनली, उस पर फोकस नहीं किया जाता। केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो पर्यवेक्षणीय है यानी ऑब्जर्व जिसको आप कर सकते हैं, जो बाहरी उत्तेजनाओं पर आधारित होते हैं, उसी को केवल यहाँ पे फोकस करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को यहाँ पे मास्टरी कराई जाती है प्रैक्टिस के थ्रू। बहुत ज़्यादा अभ्यास करवाया जाता है, कौशलों को बार बार अभ्यास कराने की उम्मीद की जाती है और हर सही उत्तर के लिए उनको कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये बिहेवियरिज्म में हम फोकस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि स्टूडेंट टीचर का यहाँ पर रिलेशनशिप या नेचर क्या होता है। अगर हम स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप की बात करें तो क्या स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है जिसको हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला तो कंटीजेंट इंटरेक्शन हो रहा है, निर्भरता बहुत ज़्यादा है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विशिष्ट व्यवहारों पर निर्भर होते हैं जो भी संबंध है। यानी कि जो छात्र सही उत्तर देता है उसे प्रशंसा मिल सकती है और जो गलत उत्तर देता है उसे सुधारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे निर्भर होते हैं टीचर के ऊपर। नियंत्रित वातावरण होता है यहाँ पे कि शिक्षक वातावरण को नियंत्रित करते हैं यहाँ पे और सुनिश्चित करते हैं कि सीखने का प्रवाह स्पष्ट और व्यवस्थित हो, ठीक है। फिर व्यवहारिक आकरण, शेपिंग, यहाँ पे एक यहाँ पे मेथड अपनाया जाता है जिसको कहते हैं शेपिंग। यानी शिक्षक क्या कर रहा है, बच्चों के व्यवहार को आकार करता है, उनके व्यवहार को बनाता है, ठीक है। उसके बाद पावर डायनामिक्स बहुत होते हैं, यानी कि शिक्षक कक्षा में प्रमुख शक्ति रखते हैं। यानी मेन जो पावर होता है वो किसके पास होता है, टीचर के पास होते हैं, क्योंकि टीचर ही स्टिमुलस को क्रिएट करता है, नियंत्रित करता है। टीचर ही व्यवहार को आकार देता है, निर्देश देता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। और भावनात्मक जुड़ाव का स्तर यहाँ पे न्यूनतम होता है, यानी कि मिनिमल इमोशनल कनेक्शन। व्यवहारवाद के अंदर इमोशनल कनेक्शन बहुत कम होता है, यानी जो इमोशनली वो क्या फील कर रहा है, बच्चे और टीचर का रिलेशन क्या है, उसको कम महत्व व्यवहारवाद में यहाँ दिया जाता है। उसके बाद अगला है कि कौन कौन से शिक्षण विधियां उपयोग की जाती हैं। तो सबसे पहली शिक्षण विधि होती है आकरण करना यानी शेपिंग। यानी इच्छित व्यवहार के लिए क्रमिक रूप से प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि यदि कोई शिक्षक एक बच्चे को लिखने के लिए सिखा रहा है तो शुरुआत में वे केवल पेंसिल उठाने का प्रयास कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे शब्दों को लिखवाते हैं और छोटे छोटे कदमों से उसकी जो सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया है यानी कि जो शेपिंग है उसको यहाँ पे टीचर करवाता है। तो शेपिंग से यहाँ पे टीचर सिखाते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बच्चों को वो सिखाता है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि इस विधि में एक नकारात्मक उत्तेजना को हटाया जाता है। जैसे अगर सही काम करता है तो उससे व्यवहार को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी शोर कर रहा है तो शिक्षक उसे शांत रहने का निर्देश देते हैं। शोर कम करने पर विद्यार्थी को शांति मिलती है। तो बेसिकली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को हटाया जा रहा है। सपोज आपकी क्लास में आप पढ़ा रहे थे और सामने से बहुत गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, आपने क्या किया कि जो दरवाजे खिड़कियां थी उनको बंद कर दिया, यानी आपने वहाँ पे जो नकारात्मक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसको यूज़ किया है। यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आपने उन चीज़ों को बच्चों के पढ़ाई में जो डिस्टर्बेंस हो रही है उनको हटा दिया एंड अब बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो वो आपका विपरीत उत्तेजनाएं होती हैं जिसको टीचर यूज करता है। फिर यहाँ पे सजा और पुरस्कार का यूज टीचर यहाँ पे करता है और रिपीटेड प्रैक्टिस होती है, बहुत ज्यादा अभ्यास हम यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कक्षा का वातावरण देखें तो संरचित और व्यवस्थित, दो चीज याद रखना कि कक्षा का वातावरण बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है और प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि पूर्व अनुमान पहले से आप लगा सकते हो वातावरण का कि किस तरह का बिहेवियर मतलब किस तरह का एनवायरनमेंट क्लास में होगा, कैसे बच्चे सीखेंगे। तो ये चीज़ें टीचर पहले से डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल रही है। तो जो यहाँ पे कक्षा का वातावरण है वो संरचित होता है। इसमें अध्ययन सामग्री, कार्य, समय सारणी, नियम स्पष्ट रूप से पहले से यहाँ पे परिभाषित कर दिए जाते हैं। इस संरचना से छात्र यह जान पाते हैं कि क्या उनसे अपेक्षित है, यानी कि डिजायर्ड क्या है।
वो क्या चाहते हैं, डिजायर्ड बच्चों को पता रहता है कि हमें क्या करना है, हमें कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले से यहाँ पे टीचर सेट कर देता है, ठीक है। क्लासरूम की व्यवस्था कौन करता है, यहाँ शिक्षक करता है। शिक्षक इस प्रकार से क्लासरूम को यहाँ पे डिजाइन करते हैं कि बच्चों के बीच विकर्षण कम हो और अध्ययन पे ज्यादा वो ध्यान दे सके, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ अटेंशन, यानी शिक्षक छात्रों के ध्यान को नियंत्रित करते हैं। शिक्षक का काम यहाँ पे नियंत्रित करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर ज्यादा डोमिनेंट है अगर हम बात करें। फिर बात करते हैं डिसिप्लिन पावर, किस तरह से हमारे बिहेवियरिज्म में अनुशासन कैसा होता है। तो अगर हम अनुशासन और पावर की बात करें तो यहाँ पे अवांछित व्यवहारों की रोकथाम की जाती है, प्रिवेंशन किया जाता है उन बिहेवियर का जो अनडिजायर्ड है। यानी कि मान लो कोई बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको बेसिकली रोका जाता है, उसकी रोकथाम की जाती है। शक्ति और नियंत्रण जो है वो शिक्षक के पास होता है। तो कौन करता है यहाँ पे कंट्रोल, टीचर। किसके पास पावर है, टीचर के पास पावर है, ठीक है। व्यवहार को आकार देने का पावर किसके पास है, टीचर के पास। आंतरिक और बाहरी कारक यहाँ पे जो होते हैं, व्यवहारवाद में आंतरिक विचारों के बजाय बाहरी उत्तेजनाओं पे फोकस किया जाता है। तो आंतरिक पे ना करके हम जो एक्सटर्नल है यानी जो एनवायरनमेंट होता है उस पे फोकस किया जाता है, और शिक्षक अपने नियंत्रण और शक्ति का प्रयोग करके विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो टीचर बच्चों के व्यवहार को क्या कर रहा है, यहाँ पे नियंत्रित कर रहा है काफी, ठीक है। तो ये हमने आज व्यवहारवाद के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आज की इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वी हैव डन दिस बिहेवियरिज्म जो आज हमें करना था। एंड जैसे मैंने बोला कि ये 3 टॉपिक आपके हैं इसमें। आज हमने व्यवहारवाद को थोड़ा ब्रीफली देखा है, मतलब इससे आगे क्वेश्चन नहीं जाएंगे, मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी वंस वी विल फिनिश दीज 3 एस्पेक्ट। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इनके। व्यवहारवाद के जो ये वाली चीजें थी आज हमने ये पढ़ा है सारा, रोल ऑफ लर्नर, टीचर एंड एवरीथिंग। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड कोई भी एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क और इफ यू वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ फीडबैक सो डू लेट मी नो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट इसी के साथ हम कॉग्निटिविज्म इसी तरह से डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड पूरी प्लेलिस्ट आपको केवीएस की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक आउट लेटर। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।